देखेंगे कोशिका सेल के बारे में। कोशिका क्या होता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सेल यानी कि कोशिका उसे वो होता है जैसे यूनिट होता है कोशिका, जैसे कोई चीज़ मिलके बना होता है ना, जैसे आटा रोटी बनता है गेहूं से, तो उस प्रकार जो यूनिट हुआ वो गेहूं हुआ। तो जैसे वैसे शरीर जो बना है वो कोशिकाओं से बना है। तो कोशिका जो है बॉडी का एक यूनिट है। तो चलिए हम कोशिका के बारे में समझते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम जो होता है, बायोलॉजिकल नाम उसका बायोलॉजी में जो उसका है, जीव विज्ञान में नाम है, उसको साइटो कहते हैं। साइटो मतलब कोशिका। और इसको इसके जनक जो है, इसके जनक यानी कि इसको जो खोज किए हैं वो है रॉबर्ट हुक, जो कि मृत कोशिका का खोज किए थे। वो जीवित नहीं, मृत कोशिका का। तो और सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव में सबसे छोटा देखें तो मानव में सबसे छोटा कोशिका जो है वो स्पर्म में होता है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये तो आप समझते ही होंगे। तो मानव में सबसे छोटा कोशिका जो है, छोटी कोशिका, वो है स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु यानी कि ओवम। स्पर्म जो है वो मेल में होते हैं, अंडाणु यानी कि ओवम जो है वो फीमेल में पाए जाते हैं। तो ये इतना आप समझ गए। अब ये देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क में पाया जाता है, खोपड़िया के अंदर। तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है। और विभाजन रहित, जिसका विभाजन नहीं होता है, तो वो का कौन है, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है, बाकी सभी कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो विभाजन रहित जो है वो भी न्यूरॉन ही है। और सबसे तेज विभाजन जो होता है वो है लीवर। लीवर में अगर लीवर कट पीट भी गया ना तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये खोपड़ी इसके अंदर इधर अगर चोट लगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हो जाएगा। अगर कोई कस के मार दिया खींच के तो क्या होगा, अंदर मस्तिष्क में चोट लग जाएगा। मस्तिष्क में चोट लग जाएगा तो वहाँ का जो कोशिका है वो तो विभाजन रहित है, विभाजन हो भी नहीं करेगा, नया कोशिका बनेगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक है कि आदमी का मृत्यु होगा। तो तेज विभाजन सबसे लीवर में, लीवर अगर कटपीट भी जाए तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। तो ये सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। अब आप यहाँ समझिए कि जैसे ईंट आप देखे होंगे, ईंट, तो ईंट से मिलकर क्या बना होता है, दीवार। ईंट से मिलकर दीवार बना होता है ना, पक्का का दीवार, कच्ची वाला नहीं। तो ईंट से मिलकर दीवार बना होता है, दीवार से मिलकर क्या होता है, कमरा बनता है। दीवार से कमरा, और कमरा से मिलकर क्या बनता है, एक घर बन जाता है पूरा। उसी तरह कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, और अंग से शरीर बनते हैं। तो ये है कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर। तो कोशिका के बारे में हम पहला समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, या इंग्लिश में इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मेम्ब्रेन या पादप या और जंतु, या पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतु मतलब जीव जो चलने फिरने वाले हैं, ये जीव उसमें पाया जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली है उसमें पाया जाता है प्रोटीन, या प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। यानी कि यहाँ देखिए एक झिल्ली है, झिल्ली समझिए अब, जाली, इसी में कोशिका के हर एक पार्ट अंदर रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। ये ऊपर वाले परत को, जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं तो मार्केट में अगर सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, बैगन लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, एक थैला दे देता है आपको, प्लास्टिक पॉलीथीन, उसी में डाल लेते हैं। तो उसी प्रकार उस थैला को क्या कहते हैं, थैला प्लास्टिक दे देता है, प्लास्टिक को ही यहाँ पे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी के अंदर सारा सब्जी रख लेते हैं, सब्जी जो भी मटेरियल है। तो उसी तरह ये भी इसमें पूरा मटेरियल होता है। ये
इस प्रोटीन का यह बना होता है और यह जंतु और पेड़ पौधे और जीव जंतु में सब में पाया जाता है। अब हम समझते हैं, दूसरा बार समझते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि वाल के बारे में। तो वाल क्या होता है? ये सिर्फ पौधे में पाया जाता है और ये सेलुलोज का बना होता है। ये पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे में सिर्फ सेलुलोज का बना होता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। समझ सकते हैं कि सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। तो आपसे अगर पूछेगा कोई भी चीज़ में, जैसे पेड़ पौधे से जो भी चीज़ निर्मित होता है, जो भी चीज़ बनता है, तो उसमें पूछेगा कि इसमें क्या क्या पाया जाता है क्या, तो आपको सेलुलोज मारना है, क्योंकि सेलुलोज पेड़ पौधे में सेलुलोज पाया जाता है। पेड़ पौधे से जो भी पदार्थ बनेंगे, जैसे लुगदी, कागज, पेपर, जो भी आप देख रहे हैं, ये भी तो पेड़ पौधे से ही बनता है, लकड़ी से ही बनता है। तो इसमें सेलुलोज होगा। और ये जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा क्या है? कपड़ा ये रुई से बनता है, कॉटन का कपड़ा। तो रुई कपड़ा में भी सेलुलोज है, क्योंकि रुई है, रुई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में सेलुलोज होता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। इसे कोशिका भित्ति या वाल भी कहते हैं। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, या इसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जब हम यहाँ से सांस लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल जिसे कहते हैं, जिसके दौरान वहाँ पे हम ग्लूकोज का निर्माण होता है। और तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो खोज इसका अल्टमैन ने किया। इसका खोज कभी कभी ये पूछता है, वैसे कभी कभी ही पूछता है। तो इसका खोज जो की है अल्टमैन। ये श्वसन जब हम करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलने के कारण वहाँ एटीपी निर्मित होता है, एटीपी, और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनते हैं। 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज से क्या होता है? पावर मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा पावर एनर्जी मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर एनर्जी का फैक्ट्री अगर पूछे तो एनर्जी का फैक्ट्री कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी उत्पादन करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में के लिए एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। 38 यानी कि 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है या पावर मिलता है। चलिए ये समझ लिए। अब हम समझते हैं कि जैसे अगर हम हमारे शरीर में तो हर एक पूरे जहाँ कोशिका है, तो कोशिका जब शरीर में चारों तरफ है, तो लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम बोल रहे हैं, तभी सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी की किसको ज़रूरत है? मुंह यानी कि जीभ को ज़रूरत है। अब इधर तो हम चुपचाप शांत ही हैं, इधर कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो इधर से एनर्जी बन रहा है। एनर्जी तो पूरा टोटल सब चारों तरफ बन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका है। तो अगर ऐसे होगा कि एनर्जी ये ज़्यादा ले रहा है, तो ये ज़्यादा ले रहा है, तो जब इसका एनर्जी समाप्त होगा तो ख़त्म, लड़खड़ाने लगेंगे हम, ऐसे करने लगेगा पूरा समाप्त। तो फिर इसको बैलेंस रखने के लिए गाल्जी बॉडी आया। गाल्जी बॉडी क्या करता है? पूरे शरीर में अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो पूरे कोशिकाओं से लेता है और उसका परिवहन यानी कि मेकअप करता है, पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखता है, ऊर्जा का जहाँ जरूरी है वहाँ पहुँचाता है। बैलेंस बनाने का काम गाल्जी बॉडी करता है। इसका खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गाल्जी बॉडी। तो ये परिवहन का काम करता है, ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है गाल्जी बॉडी। अब यहाँ पे कोशिका भित्ति की संरचना आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे रसधानी के बारे में। रसधानी यानी कि वोक्यूल्स क्या होता है? जहाँ पे जल ग्रहण संग्रहित किया जाता है, उसे हम रसधानी या वोक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे जल संग्रह होता है। ये जो होता है पादप यानी कि पेड़ पौधे में होता है। रसधानी बड़ा पाया जाता है और वहाँ पे ज़्यादा जल संग्रह होता है, और जंतुओं में जो है वो छोटा होता है और कम जल ग्रहण कम होता है। ये जल संग्रह होता है यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि तारक काय क्या है। सेंट्रोसोम तारक काय क्या है? तारक काय का खोज बोबरी ने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए ये बोबरी यहाँ खोज लिखा गया है।
और ये इसका काम होता है, जो वो काम है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का काम तारक काय का है, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन आप समझते हैं, कोशिका विभाजन मतलब टूटना फूटना नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कोशिका विभाजन मतलब टूट फूट जाना, विभाजित हो जाना। विभाजन होता है लेकिन टूटता नहीं है, वो नए कोशिका का निर्माण हो जाता है वहाँ पे उसके टूटने से। तो कोशिका विभाजन मतलब नए कोशिका। अब अगर आपसे कोई कहेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है कोशिका विभाजन, तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में हमारा होता है। लीवर में होता है, लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। और सबसे कम अगर पूछेगा कि सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन में। ब्रेन मतलब सबसे कम ब्रेन में होता है न्यूरॉन। अब आप कहेंगे अब यही कोशिका जब जैसे अगर ज़्यादा वृद्धि हो, अनियमित हो जाए, खूब कोशिका विभाजन होते जाए, बहुत सारा कोशिका बढ़ने लगे, तो उसी को हम कहते हैं कि कैंसर हो गया। कैंसर बीमारी आप सुने होंगे। तो सब अगर कोशिका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे ना, तो वो होता है कैंसर हो जाता है, कोई रोग जिसे रोग कहते हैं, लेकिन वैसे कोई दूसरा रोग नहीं है। ये कोशिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से होता है। तो आप कहेंगे कि अगर ब्रेन में तो नहीं कोशिका विभाजन होता है तो वहाँ पे नहीं होगा, तो ब्रेन में भी होता है। आइए हम समझाते हैं। ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन जो होता है 80% होता है। 80% न्यूरॉन कोशिका होता है और 10% ग्लियोल सेल होता है। ग्लियोल सेल, इसमें ग्लियोल सेल होता है और 10% अदर और सेल होते हैं। तो ये जो इसमें तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये जो 10% ग्लियोल सेल है इसमें विभाजन होता है। तो इसी विभाजन में अगर कोशिका विभाजन हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, जो कि दिमाग में या मस्तिष्क में का कैंसर को हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी देना। गाल्जी बॉडी का परिवहन, वॉक्यूल्स का वाटर संग्रह करना। और ये देखिए सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन कराना काम सेंट्रोसोम का है। ये एक झिल्ली आप समझ लीजिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वॉक्यूल्स और सेंट्रोसोम। इसका काम है एनर्जी बनाना, इसका काम है परिवहन करके मेंटेनेंस रखना, परिवहन करके। और इसका वॉक्यूल्स का काम है जल संग्रहण करना और इसका काम है विभाजन करना। अगर आप देखे होंगे कि अगर आपको कभी कहीं कोई चोट लगता है या मारता है कोई कस के, अगर कहीं लड़ाई देखे होंगे, अगल बगल में लड़ाई होता है तो कोई मार देता है इधर उधर लाठी पत्थर कुछ से भी, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर क्या होता है, काला हो जाता है। तो काला वहाँ की कोशिकाएं मृत हो जाती है, इसलिए काला हो जाता है। हम यहाँ पे समझते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। यह इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, आप देखे होंगे कि कहीं अगर घर बनता है, यह घर बनता है तो उसके जैसे आप कहीं छप्पर देखे होंगे, झोपड़ी देखे होंगे, तो झोपड़ी को रखने के लिए उसमें खंभा जो होता है, खंभा लगाया जाता है ना, उसी तरह। नहीं तो अगर खंभा नहीं रहेगा तो क्या होगा, झोपड़ी नीचे आ जाएगा, सट जाएगा। उसी तरह कोशिका को खड़ा रखने के लिए उसको कंकाल, आंतरिक कंकाल के लिए प्रद्रव्य जालिका यानी कि प्रद्रव्य जालिका खूंटा के काम करता है, पिल्लर के काम करता है। उसके बनाए रखने के लिए, गोल बनाए रखने के लिए उसमें पिल्लर चारों तरफ रहता है, उसी को हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। अंतः प्रद्रव्य यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आंतरिक कंकाल उसके सुरक्षा के लिए, आंतरिक सहायता के लिए उसको रूप देने के लिए, उसको उसको वही रूप में बनाए रखने के लिए ये होता है। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसमें दो भाग होते हैं।
दो भाग नहीं होते हैं बल्कि एक ही है, लेकिन इसमें दो तरह के होते हैं। एक और स्मूथ होता है, एक और रफ होता है। मतलब इधर एकदम चिकना होता है और इधर ये जो धब्बा होता है ब्लैक ब्लैक, उसमें धब्बा होता है। तो धब्बा होता नहीं है, धब्बा वो जो होता है वो राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। एक और राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक और जो होता है रफ वाला एरिया होता है, धब्बा वाला एरिया। वो धब्बा नहीं एक्चुअली में होता है, और राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। जो स्मूथ वाला एरिया है, स्मूथ वाला एरिया में वसा, वसा यानी कि चर्बी, तेल, चर्बी का निर्माण करता है स्मूथ वाला एरिया। इसमें चर्बी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, एनर्जी देता है। गाल्जी बॉडी परिवहन करता है, मेंटेनेंस रखता है। वॉक्यूल्स क्या करता है? संग्रहित करता है किसको? जल को, पानी को संग्रहित करता है। और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। और ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि ईआर हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक और राइबोसोम की सहायता से क्या प्रोटीन बनाता है, और दूसरे ओर क्या बनाता है? स्मूथ। इस ओर जो स्मूथ है इधर वसा यानी कि चर्बी, फैट बनाता है, फैट। अब हम लोग 8वां देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, राइबोसोम अभी पिछली बार हम बताए थे, लेकिन राइबोसोम का खोज जो है वो प्लेड नामक एक साइंटिस्ट ने किए थे। प्लेड ने खोज किए थे। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो पूछेगा आपसे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है? राइबोसोम पे टिक कर देना है। राइबोसोम पे, राइबोसोम प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। तो एक होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक मापक है, मापने का आधार है। इसके आधार पर हम सेल को मापते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसमें छोटा बड़ा देख के आकार से नहीं किया जाता है, बल्कि एक जार लिया जाता है और उसमें दो कोशिकाओं को डाला जाता है। जो सबसे पहले नीचे पहुंचा वो बड़ा, और जो नीचे बाद में पहुंचा वो छोटा। तो यहाँ देखिए 70S और 80S। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो 70 वाला छोटा हुआ या 80 वाला, तो 70 वाला छोटा हुआ। छोटा वाला को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और बड़ा वाला 80S वाला को यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे विधिवत, पूरा डिटेल्स के साथ। अभी इतना ही। अब इसके बारे में अब आगे देखते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आप जानते होंगे। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किए थे। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल यानी कि सेल का ब्रेन कहा जाता है। पूरा मतलब सेल, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, या कोशिका का ब्रेन कहा, मस्तिष्क कहा जाता है। ये पूरा कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए कंट्रोलर भी कहा जाता है पूरे। और क्रोमोसोम इसमें पाया क्या जाता है? इसमें इसके अंदर क्रोमोसोम, डीएनए आरएनए प्लस जीन, डीएनए आरएनए जीन और क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे कि केंद्रक में प्रोटीन 8% पाया जाता है, और डीएनए आरएनए और जीन पाया ही जाता है। प्रोटीन 8% पाया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी के बाद यहाँ पे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वॉक्यूल्स, वॉक्यूल्स और बाकी ये सब यहाँ पे न्यूक्लियस में ये सब होते हैं। ब्रेन ऑफ मस्तिष्क ये पूरे सबको देख रेख करता है, इधर देख रेख करता है। चचा कर रहे हैं अच्छा से काम ना, सब ये अच्छा से कर रहे हैं ना, सबको देखता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है?
ब्रेन ऑफ सेल यानी कि सेल, कोशिका का दिमाग या मस्तिष्क या कंट्रोलर। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, जैसे कोई अगर कचरा हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई साफ हो जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, छोड़िए यहाँ समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गाल्जी बॉडी, ये वैक्यूल्स, ये सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है। अब ये अगर कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कि हम एनर्जी बनेबे नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं बनाएंगे, ये भी कहेंगे कि हम वैक्यूल्स कहेंगे कि हम जल संग्रह करबे नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा? अब लाइसोसोम कहेगा, न्यूक्लियस को कहेगा कि देखिए, अगर ये कहता है कि नहीं मान रहे हैं, तो लाइसोसोम क्या करेगा? इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक है जो बहुत ही खतरनाक है, जो बहुत विषैला है, जो कि गला ही देगा पूरे। अगर वो किसी पे डाल दिया तो क्या करेगा? वो गला के समाप्त कर देगा, भस्म कर देगा वहीं पे। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या कहेंगे? इसको बुलाएंगे और कहेंगे कि आइए आइए, इधर आइए, काम नहीं कीजिएगा, बताते हैं अभी हम आपको। जब ये गए, उसको पकड़ के क्या किए? उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क दिए, वो क्या हो गया? भस्म हो गया, तो ये खत्म हो गया। इसलिए अब ये क्या करेंगे? अगर ऐसा कभी हालत हो कि अगर इन लोग सब अनशन कर दे, धरना पर हो जाए कि हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तभी क्या करेंगे? अकेले सोचेंगे कि अब क्या करेंगे। अभी कह रहे हैं कि ये तो देख रेख करते रहते हैं, लेकिन अब बातें नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तो ये क्या करते हैं कि लास्ट में अगर कोई काम नहीं करेगा तो अपने को विस्फोट कर लेते हैं, और जब विस्फोट होता है तो पूरा सब पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चला जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चला जाता है तो कोशिका समाप्त हो जाता है, ये कोशिका पूरा तरह से नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा कोशिका विभाजन होकर दूसरा आता है। जब आप कभी भी देखे होंगे किसी व्यक्ति को, जब मार झगड़ा होता है कहीं, तो कोई मार देता है, तो देखते हैं कि शरीर पे पूरा काला हो जाता है। वो क्या होता है? वहाँ पे जो कोशिकाएं होती है वो मृत हो जाती है। अब ये समझिए कि ये तो सब मर गए, लाइसोसोम भी मर गया, ये सब भी मर गया, तो क्या हाल होगा? कैसे लोग साफ सफाई का काम कैसे होगा? क्योंकि लाइसोसोम का था, जिम्मेदारी था कि ये पूरा सफाई करेगा। लाश उठाने का, अगर कोई मर गया तो लाश उठाने का जिम्मेदारी लाइसोसोम को था, तो लाइसोसोम क्या करेगा? अब लाइसोसोम ही मर गया। तो ऐसे में अगर आप जब कभी भी जैसे मारपीट होता है, जहाँ काला होता है वहाँ गर्म पानी से सेकते हैं। जब आप गर्म पानी से सेकते हैं तो अगल बगल वाला सेल वाला जो लाइसोसोम होता है वो झाँक के देखता है, कहता है देख तो उन्हें का हुई हो, देखता है तो कहता अरे वो तो सब मुँह गलो, मतलब इधर वाला अपन पूरा देखेगा, कहेगा कि वो ठीक है, अपना दिन ठीक हो तो क्या करेगा? धीरे धीरे वो आप जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो सब अगल बगल वाले छिड़कना स्टार्ट कर देंगे। जब कोई नहीं है तो अगल बगल वाले पड़ोसी ही काम आते हैं ना, तो पड़ोसी क्या करेगा? छिड़क देगा, और धीरे धीरे ये आप देखेंगे कि 6-7 दिन में आपका जो काला धब्बा था मारपीट वाला वो समाप्त हो जाता है। तो इसी के कारण ये होता है, लाइसोसोम वहाँ पे पूरा कोशिका ही मर जाता है लाइसोसोम, जिसके चलते काला हो जाता है। तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए सुसाइड बैग इसे कहा जाता है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो ये मार देता है, और अगर कोई सब काम करना बंद कर दे तो ये अपने आप को विस्फोट कर देता है। इसलिए इसे एटम बम भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है, जिसे आत्महत्या ये कर लेता है। इसलिए इसे इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब ये देखिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 108 से 10 दिन होता है। अब इसमें जो होता है लाइसोसोम नहीं होता है, तो इसमें जब 108 से 10 दिन बाद वो मृत होगा तो वो कहाँ जाएगा? उसका सर सफाई कैसे होगा? पूरा कचरा हो जाएगा शरीर में। तो ये क्या होता है? आरबीसी जो ब्लड होता है, ब्लड के माध्यम से कहाँ जाता है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली होता है, इस ओर होता है तिल्ली में जाता है। तिल्ली में वहाँ उसी का साफ सफाई हो जाता है, तिल्ली करता है।
यानी कि प्लीहा करता है, इसलिए आरबीसी का कब्र तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है।